हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडियस एंड वेल की सीरीज एसएनवी ऑल आउट में। एसएनवी ऑल आउट आप सभी जानते हैं मंथली करंट अफेयर्स पर बेस्ड एक सीरीज जिसमें कि हम बात करते हैं पूरे के पूरे मंथली करंट अफेयर्स की। तो दिसंबर 2018 का पहला वाला पार्ट है ये। यहाँ पे मैं आधे करंट अफेयर्स आपको पढ़ा दूंगा और बाकी करंट अफेयर्स को दूसरी वाली वीडियो जो आपको इस वीडियो के तुरंत बाद ही मिल जाएगी, मैं उसमें आपको तुरंत बता दूंगा। इस वीडियो खत्म होते ही आपको उसकी जो लिंक है, जो वीडियो है, वहीं पर मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को देना चाहूंगा नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। तो हैप्पी न्यू ईयर 2019। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि इस साल में आपके जितने भी एग्जाम है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो सभी क्लियर हों, जितने भी आपके एम बनाए अपनी जिंदगी में वो आपको मिले और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए लेट्स अचीव इट, आज की इस वीडियो करते हैं शुरू और बात कर लेते हैं गवर्नमेंट लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो होते हैं इसके अंदर वो कॉलेजियम के हिसाब से ही होंगे। एनजेएसी के लिए जो एक रिव्यू पेटिशन डाली गई थी उसको इन लोगों ने क्या कर दिया, खारिज। देखिए, कॉलेजियम में एनजेएसी में अंतर क्या होता है मैं आपको बता दूं। कॉलेजियम होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आने वाले जो जज हैं वे, ठीक है। एनजेएसी में क्या है कि पार्लियामेंट और सीनियर मोस्ट जजेस यानी जुडिशरी प्लस लेजिस्लेचर किसके अंदर होगा, एनजेएसी के अंदर, ठीक है। एग्जीक्यूशन के भी कुछ लोग होते हैं उसके अंदर। तो पहले क्या था, 2015 में इसको खारिज कर दिया, 2015 का ही एक्ट है, इसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वो ज्यादा इसको काम करने नहीं दिया, वैसे कुछ कुछ ही नियुक्ति इसके अंदर हो पाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, इस ये कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा, हमारा कॉलेजियम में अच्छा है। तो इसके लिए क्या था, एक रिव्यू पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसको इन लोगों ने कर दिया खारिज और कहा है नो, अवर कॉलेजियम इज बेस्ट। ड्रोन रेगुलेशन स्कीम की बात कर लूं तो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है और इसको कैटेगरी में पुट किया है कि जैसे नैनो से लेके और लार्ज तक जिस तरह से इसका वेट होगा उससे इसमें नैनो होगा, माइक्रो होगा, मीडियम होगा और लार्ज, इस तरह की कैटेगरीज इसके अंदर बनाई गई हैं। और जो सबसे छोटा होगा उसको कहा जाएगा नैनो, सबसे ज्यादा वेट का जो होगा वो होगा लार्ज, ठीक है। और स्काई जो है, देखिए जैसे आसमान है तो यहाँ पे भी दो तरह से बनाए गए हैं, जैसे ये हो गया ग्रीन, ये हो गया येलो और ये हो गया रेड। तो ये देखिए, जो ग्रीन रेंज है इसमें आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो येलो रेंज है बीच वाली, इसमें आपको थोड़ी बहुत परमिशन आपको लेने की जरूरत है, ठीक है। और आप इसमें तभी उड़ाएंगे जब आपके पास परमिशन होगी, ठीक। लेकिन ये जो रेड है इसके ऊपर या इस वाली लाइन से इस वाली लाइन से ऊपर या इस एरिया में आपको उड़ाने के लिए ड्रोन अनुमति नहीं होगी, ठीक है। तो स्काई को रेड, येलो और ग्रीन तीन जो विभाग है उसके अंदर डिवाइड किया गया है एल्टीट्यूड के जरिए। ट्रेन 18 इंडिया का पहला जो इंजनलेस ट्रेन है वो लेके आए हैं। भारत की सबसे आधुनिक ट्रेन इसको मैं कहूंगा, क्योंकि भारत में बनाई हुई सबसे ज्यादा आधुनिक ट्रेन यही है, इसके अलावा नहीं है। चेन्नई की जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है उसके अंदर इसको बनाया गया है। लेस क्या क्या होगा इसमें, सीसीटीवी, जीपीएस, टू ड्राइवर केबिन होंगे इसके अंदर दोनों साइड पर। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के इंजन नहीं होगा इसके अंदर लेकिन केबिन जरूर होंगे दोनों साइड ड्राइवर्स के। और काफी ज्यादा फैसिलिटीज होंगी इसके अंदर जो कि आप मॉडर्न ट्रेन में देखते हैं, जो आपने स्विट्जरलैंड वगैरह की ट्रेन देखी होंगी उसके अंदर होती हैं। और कोटा सवाई माधोपुर में इसका सबसे पहला जो ट्रायल किया गया था जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और समय से पहले ही वहाँ पर पहुँच गई थी। काफ़ी अच्छी इसकी रफ्तार, काफ़ी अच्छे तरीके से इसने इंडिया के ट्रैक्स हैं उनको हैंडल किया। बात कर लेते हैं रोशनी एक्ट की, जो कि कैंसिल हो गया। कहाँ, आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल है और होम मिनिस्ट्री, उन दोनों ने मिलकर जो लैंड ट्रांसफर से जुड़ा हुआ एक ये एक्ट था रोशनी एक्ट, इसको अब हटा दिया है। फारूक अब्दुल्ला जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे 1996 में, वो लेके आए थे। या देख सकते हैं सत्यपाल मलिक जो कि उसके हेड होते हैं आपके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल के। 13वीं एडिशन ऑफ CII एग्रोटेक ये कंप्लीट हुई, कहाँ, चंडीगढ़ में। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो इनॉग्रेशन किया गया था हमारे राष्ट्रपति श्री कोविंद जी द्वारा, और उन्होंने यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए बात की किसानों की, और बेटर एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए बात की, जहाँ उन्होंने कहा कि किसानों को अच्छे प्राइस मिलने चाहिए और किसानों को सहूलियत होनी चाहिए। अपनी जो कार्यक्रम होता है उनका, मान लीजिए फसल को बोना है या बीज खरीदना है या खाद खरीदना है या अपनी फसल को बेचना है, तो उसमें उनको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए नई टेक्नोलॉजी वगैरह किस तरह से उनको दी जाएगी उसके बारे में यहाँ पे की गई थी बात। 13वां एडिशन था ये। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में अगर बात कर लूँ तो यूनियन गवर्नमेंट इसको लेके आने वाली है और इनका जो एम है वो है डबल करना किसको, एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को। किस तरह से डबल करेंगे कि बहुत सारे इसके अंदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट हैं वो मिल जाएंगे और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मिलके जो इसका जो एक्सपोर्ट है उसको 100 बिलियन तक ले आने की इसकी चांसेस हैं, इसके प्रयास हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री इसको हेड करेगी, सुरेश प्रभु जी की आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। और जो पॉलिसी है वो फोकस करेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पर, क्योंकि देखिए क्या होता है, अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो विदेश में जो यूरोप वगैरह के आप जानते हैं लोग कितने सेंसिटिव होते हैं, तो वो लोग उन चीज़ों को मना कर देते हैं और वो लोग हम जो शिप वगैरह वहाँ पे बेचते हैं उसको वापस कर देंगे, पूरा पूरा लॉट ही खत्म हो जाता है, वो लोग उसको बिल्कुल नहीं खाते हैं। जब एक्सपोर्ट बंद हो जाता है तो किसान को उसकी जो कीमत मिलनी है वो नहीं मिलती है, उसकी कीमत गिर जाती है, किसान को फिर वो कीमत नहीं मिलती है, उसका नुकसान बढ़ता जाता है और अंत में आत्महत्या ऐसी चीजें होती हैं। तो वो सब चीजें ना हो, उन सभी से निजात पाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लाई जा रही है।
न्यू एनपीएस गाइडलाइंस लाई जा रही हैं पीएफआरडीए और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल पेंशन स्कीम इसको कहा जाता है। ये क्या था, देखिए एक स्कीम थी जो इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे रिटायरमेंट के बाद में 2003 के बाद में ये रूल आया था कि किसी को पेंशन नहीं मिलेगी जिन लोगों ने नई ज्वाइनिंग की है 2003 के बाद। तो तब एक स्कीम लेके आई थी सरकार एनपीएस, और इस एनपीएस के थ्रू क्या था कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाद में इस पैसे को एज अ फंड या जैसे भी आप चाहें निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि क्या था, जो टायर 1 के जो लोग होते हैं उनके कैपिटल जो कैप था पहले वो था 10%, जो कि अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है 14%। दूसरी चीज़ ये, अब आपको चॉइस दी जाएगी, आप चाहें तो पेंशन ले लें या चाहें तो अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दें। तीसरी चीज़, आपको 60% जो डाटा है, जो आपका पैसा है सॉरी, उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा टैक्स। बाकी का जो आपका 40% है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये जो बात है वो कही गई है आपके एनपीएस की गाइडलाइंस में, ठीक। अब पीएमजेएवाई की बात कर लें, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंदर ये आयुष्मान भारत के अंतर्गत आती है। ओरिजिनली किसने इसको शुरू किया था, नीति आयोग ने। अब क्या कोशिश की जा रही है कि नई बॉडी लाई जाए, नेशनल हेल्थ एजेंसी। इस नेशनल हेल्थ एजेंसी एनएचए का काम क्या होगा, एग्जीक्यूशन देखना पूरा का पूरा और सुपरविजन देखना, मतलब सुपरवाइज करेगी और एग्जीक्यूट भी करेगी। क्योंकि देखिए नीति आयोग के पास तो ऑलरेडी इतने ज्यादा काम होते हैं कि वो इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकती। उसका काम है थिंक टैंक, तो वो थिंक टैंक का काम करे, और एनएचए को एक नई बॉडी के तौर पे वहां पे लाया जा रहा है ताकि वो पूरे के पूरे तौर से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसको इसका ध्यान रखे और इसमें काम करती रहे। अमेंडमेंट किए गए हैं सिटीजन फॉर्म में होम मिनिस्ट्री के द्वारा। यहाँ पर 6 नॉन मुस्लिम जो माइनॉरिटीज होती हैं उनको तरजीह देने की बात की गई है। 6 नॉन मुस्लिम में कौन आ गया है, आपके जैसे हिंदू आ गए, आपके जो जैन आ गए, आपके जो पारसी आ गए आपके, और ठीक है, और बौद्ध आ गए, तो इन सभी को मिला के सिख आ गए। तो आप सभी जानते हैं ज्यादातर का जो ओरिजिन है वो भारत से ही रहा है। तो जो लोग भारत, पाक और म्यांमार से आना चाहते हैं वो इन 6 मुस्लिम नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज के लोग हैं, और जो भारत आना चाहते हैं और जो आ चुके हैं 2014 से पहले भारत के अंदर, उन सभी को सिटीजनशिप देने के लिए तरजीह दी जाएगी, ऐसा कहना है आपकी होम मिनिस्ट्री का। और इसी के लिए क्या गया है, सिटीजन फॉर्म में थोड़ा सा बदलाव। जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की बात करूं तो इसमें कांग्रेस का जो दखल था, कांग्रेस का एक पॉलिटिकल इसके अंदर जो दखल था उसको बाहर कर दिया गया है, और इसको पॉलिटिकल लेस बनाने की पूरी पूरी कवायद में है आपकी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने कहा है कि जो पहले इसके ट्रस्टीज होते थे जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर और जो कल्चर मिनिस्टर्स होते थे वो अब भी इसके लिए बरकरार रहेंगे, लेकिन जो कांग्रेस का इसके अंदर रोल था वो अब पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा, ताकि ये जो आपका पूरा पूरा ट्रस्ट है ये नेशनल ट्रस्ट बन के रहे, ना कि इसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म की जा सके। जुवेनाइल जस्टिस मैकेनिज्म लेके आए हैं जम्मू कश्मीर में। जुवेनाइल कौन होते हैं, सीवियर क्रिमिनल्स होते हैं जिनकी उम्र कितनी होती है 16 से 18 साल। ये आप देख सकते हैं ऐसे बच्चा, और ये है पुलिस का हाथ। इससे पहले क्या था कि कोई भी ऐसा नियम नहीं था जिसके अंतर्गत इनको पकड़ा जा सके, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग नियम लेके आए हैं, और यहाँ पर अब कोई भी ऐसा काम करेगा तो उसके जो सजा होगी जिस तरह से उसके लिए कार्रवाई की जा सकेगी, क्योंकि अब ये कानून आ चुका है। एक मैकेनिज्म अब जो पुलिस है उसके पास आ चुका है, पहले ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं था। NMICPS गॉड कैबिनेट क्लियरेंस, देखिए आप जानते हैं मैंने आपको अपनी पिछली वाली वीडियो का इंटरफेस की थी नवंबर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि चौथा वाला जो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन होने वाला है वो कहाँ होने जा रहा है, आपके भारत में। तो भारत को उसके लिए तैयार होना होगा, उसी के लिए NMICPS को जो कैबिनेट ने उसे मंजूरी दे दी है। इसका काम क्या होगा, स्मार्ट टाउन बनाएंगे, ये स्मार्ट इंडस्ट्रीज और स्मार्ट ग्रिड। कैसे बनाएंगे, बहुत सारे हब्स लेके आएंगे, पहले तो कनेक्ट करेंगे उनको एल्गोरिथम और यूजर्स के द्वारा। उसका साइंस और टेक डिपार्टमेंट में जो है इसका नोडल जो आपका कह सकते हैं इसको, जिसकी ऊपर जिम्मेदारी होगी सब काम को देख रेख करने की, ठीक है। सीपीएस फील्ड में काफी ज्यादा काम करेंगे। सीपीएस क्या होता है, साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक है। साइबर यानी कि आप इंटरनेट और जो फिजिकल चीजें उन दोनों को जोड़ दें। जैसे मशीन है, मशीन को अब मैं डिजिटाइज कर दूं तो मतलब इंटरनेट से उसको चलाऊं, ठीक है, स्मार्ट हो जाएगी ना फिर वो। तो उस तरह से जो काम किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, सीपीएस सिस्टम, साइबर फिजिकल सिस्टम। उसमें काम करने के लिए काफी ज्यादा हब बनाए जाएंगे, टीटीआरपीस बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत क्या है कि पूरे पूरे भारत में इन सभी चीजों को फैला जाए, ताकि चौथा वाला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत में हो तो भारत को उसके लिए कोई भी दिक्कत ना हो। सस्टेनेबल वाटर कॉन्फ्रेंस आई है, फर्स्ट इंटरनेशनल समिट इसकी होने जा रही है, और यहाँ पर क्या है कि फोकस किया गया है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट पर। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो कि मोहाली में है, इसके गवर्नर ऑफ एचपी जो थे वो इसके क्या थे, चीफ गेस्ट थे। और जो हमारा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्कीम उसके अंतर्गत हमने इसको कराने का फैसला किया था। पहली ऐसी इंटरनेशनल समिट हुई है ये जो कि वाटर के ऊपर थी, वाटर कॉन्फ्रेंस के ऊपर थी। कन्नूर एयरपोर्ट केरला को मिल चुका है, इसी के साथ केरल में हो गए हैं चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले वहां पर 3 थे और अब यहाँ पे कन्नूर को मिला के अब कितने हो गए वहां पर 4।
नीति आयोग और पर्लिन ने मिलकर यहाँ पे देखिए ग्लोबल आर्टिफिशियल हैकाथॉन के लिए बात की है। और पर्लिन है क्या, एक सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप फर्म है, ठीक है। और इसका जो टैगलाइन है वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल। इसी चीज़ में काम करने के लिए अगस्त में भी एक लाई गई थी, इसका नाम था मूव हैक, और भी अब दिसंबर में इसको लाया गया ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत का काम किया जा सके और मजबूती से। रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री को स्कॉच अवार्ड दिया गया है। ब्यूरो फॉर इंडियन, जो आप जानते हैं बिस नाम होता है इसका, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पर देखा होगा बिस लिखा होता है, BIS, वो इस अवार्ड को प्रोवाइड करता है। ये बिस की फुल फॉर्म है। एक्सीलेंट वर्क किया इन लोगों ने रिन्यूएबल के लिए। आप सभी जानते हैं 2022 तक इंडिया को 175 गीगावाट अपना प्रोड्यूस करना है रिन्यूएबल एनर्जी में, जिस पर ये हमारे मंत्री जी काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इनका नाम है RK सिंह। स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, ये नई स्टडी आई है नीति आयोग के द्वारा, जिसे डिस्कस किया अरुण जेटली के द्वारा। और प्लान क्या है इसके अंदर, देखिए इन्हांस करना है हमें अपने लेबर लॉस को, इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से हमें इंप्लीमेंट करना है। इसके लिए लोग लाए कॉन्सेप्ट एग्रीपेनियर का। देखिए जो लोग काफ़ी अच्छी खेती करते हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दिया है, और खेती कराने के लिए जो नहीं करते उनको ट्रेनिंग किया है, और उन्हें एग्रीपेनियर बनाया है। अब उस अपने एग्रीकल्चर के काम में बहुत ज़्यादा सक्षम हो, मतलब एक्सीलेंट हो, ठीक है, वो वैसा बनाने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। ई नेशनल मार्केट बनाने की बात की जा रही है यहाँ पर, जैसे किसान की जो फसल है उसको ई नेशनल मार्केट पे ही बेच दिया जाए तो उसको अच्छी फसल हो सकता है मिल जाए। और JBNF की बात की जा रही है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इसको बोला जाता है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है कि 1% भी, 1 रुपया भी आपका जो पेस्टिसाइड है और जो कीटनाशक दवाएं वगैरह होती हैं उसके अंदर बिल्कुल नहीं लगेगा। कोई फर्टिलाइजर जो केमिकल से बने होते हैं बिल्कुल नहीं लगती। प्योर एंड प्योर नेचुरल फार्मिंग होती है, इसके अंदर कुछ भी अननेचुरल सब्सटेंस नहीं यूज किए जाते। गुजरात इज वाइब्रेंट, गुजरात वाइब्रेंट क्यों है, क्योंकि इसने स्टार्टअप रैंकिंग में वाइब्रेंट रैंकिंग हासिल की है, शानदार इसको बोला गया है वहां पर। वहीं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा जो हैं उनको बेटर परफॉर्मेंस का जो खिताब दिया गया है। 51 ऑफिशियल्स को भी अवार्ड मिले हैं जो जिसमें इनको कहा गया है कौन, चैंपियंस। तो ये बात की गई थी आपके स्टार्टअप में, हमारी जो स्टार्टअप इंडिया जो सरकार की योजना है उसके अंतर्गत। लोकसभा ने पास कर दिया ट्रांसजेंडर बिल, राज्यसभा में हालांकि इसको भी पास होना है, लेकिन लोकसभा ने पास कर दिया तो एक लंबी जो कड़ी है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। अभी क्या है कि ये बिल क्या है, डेफिनेशन देता है और गाइडलाइंस देता है जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो कौन होंगे, ट्रांसजेंडर कौन होता है मैं आपको बता दूं, LGBTQ इनको कॉमनली बोला जाता है। और इसके अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ना पूर्णतः पुरुष है ना ही पूर्णतः महिला, मानसिक या शारीरिक तौर पर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आपका ट्रांसजेंडर उसको बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि इनको एक्सेप्ट किया जाए, इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो और कोई भी इनके लिए डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस सभी की गाइडलाइंस और डेफिनेशन इस बिल के अंदर दी गई हैं। स्पेस एक्टिविटी बिल पब्लिक डोमेन के अंदर रखा गया है फॉर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट विया सिटीजन्स, NGO एंड प्राइवेट फर्म्स। देखिए हमें पता है कि हमारे स्पेस जो सेंटर है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, वो और अच्छा काम करे उसके लिए और ज़्यादा उसमें फंड लगे और ज़्यादा उसका एक्सपेंशन हो, उसके लिए हम लोगों ने ये स्पेस एक्टिविटी बिल पब्लिक डोमेन में रखा है, जहाँ पे हम अपने सुझाव देंगे, थोड़े से और किस तरह से उसमें सुधार किए जा सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, इसलिए हमने इसको पब्लिक डोमेन में रखा है और इसका इन्वेस्टमेंट बढ़े उसके लिए हम ये बिल लेके आए हैं। नेशनल चाइल्ड सेफ्टी जो पॉलिसी है उसका काम क्या है, अवेयर, स्टॉप, रिपोर्ट एंड पनिश। बच्चों के खिलाफ जो भी चीज़ें होती हैं उसके खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाएं, वो उनकी रोकथाम हो, अगर वो होती हैं तो उनकी रिपोर्ट हो, और रिपोर्ट के बाद में उनको पनिशमेंट किस तरह का मिला जाए, उस सभी के लिए इसको पब्लिक डोमेन में रखा गया है, जहाँ इसकी एडवाइस और सजेशंस हम लोग देने के लिए सज्ज होने चाहिए। हमें इसमें एडवाइस और सजेशन मांगी है सरकार ने। और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए भारत ऑलरेडी UNHRC का सदस्य है और इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वैसे भी और ऐसे भी, कि अपने 472 मिलियन जो बच्चे रहते हैं भारत में उनकी सुरक्षा को मुहैया कराए। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने गाइडलाइंस लाए हैं, ये लोग एक जो वाटर कंजर्वेशन फी है उसके नाम पर, जो जून 2019 से लागू होगी इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। इसमें क्या है कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं ऐसे, कोल्ड ड्रिंक बनाती हैं फर्म्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती हैं फर्म्स, बहुत ज़्यादा, और भी बहुत सारी ऐसी फर्म्स होती हैं जो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हैं। तो वहाँ पर क्या है कि रीजनल बेसिस पे पानी की जो खपत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पर पानी का रिसोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो वहाँ पे लोकल लोग रहते हैं उनको दिक्कत होती है, और सभी को बचाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवर यूज ऑफ वाटर पे हम लोगों ने कंजर्वेशन फी लगाने का एक फैसला किया है हमारी सरकार ने। और हाउस होल्ड एग्रीकल्चर जो है उनको एक्सक्लूड किया गया है, उनको इसके अंदर जो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। NLCPR, ये देखिए ये क्या होता है, नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या होता है कि जैसे एक टेक 10 नाम का रूल है, कोई भी अगर बिल आता है, कोई भी पैसे की चीज होती है जो कोई मिनिस्ट्री लेती है, उसका 10% उसको नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में खर्च करना ही करना होता है, ठीक है। अभी क्या था कि ये सब चीजें मान लीजिए खर्च करने की दी गई लेकिन खर्च नहीं हो पाई, या जो पैसा किसी भी तरह से बचा, तो वो पैसा बहुत सारा बचा हुआ है और जो मिनिस्ट्री है वहाँ की,
जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की मिनिस्ट्री उसके डेवलपमेंट के लिए, उसने डिसाइड किया है कि इसको क्या करेंगे हम, जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं उनके हेल्थ सेक्टर पर लगाएंगे। ठीक है, तो NLCPR का जो फंड है, जो बचा हुआ फंड है, जो 10% वहाँ पे दिया जाता है, वो जो बचा है उसको हम कहाँ लाएंगे, वहाँ के हेल्थ सेक्टर पर लगाने का जो वहाँ की अभी जो मंत्रालय है इसके डेवलपमेंट के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के डेवलपमेंट का जो मंत्रालय है उसने वहाँ पर हेल्थ सेक्टर में इसको लाने का फैसला किया है। थर्ड वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, नीति आयोग और UN के साथ में वेंकैया नायडू जी जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म 2.0, 1.0 पहले ही आ चुका है, 2.0 अब लेके आए थे। इसके अंदर क्या है, जो फीमेल एंटरप्रेन्योर जिन्होंने नीडी सेक्टर में अपना जो सर्विसेज है प्रोवाइड किए हैं। देखिए दो तरह से होता है, आप बन गए कुछ भी आपने एंटरप्रेन्योर करके शुरू कर लिया, लेकिन आपने अगर कुछ ऐसा किया जिसकी देश को भी जरूरत थी, जिसके उद्योग देश में कम है, वो काफी ज्यादा नीडी है, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को इसके अंदर अवार्ड किया जाता है। आइए बात कर लेते हैं सरदार पटेल अवार्ड की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आ रही है, यूनियन गवर्नमेंट इसके लेके आ रही है। जो लोग एक्सीलेंट काम करते हैं नेशनल यूनिटी पर, उन लोगों को इसके अंदर किया जाएगा अवॉर्डेड। कालिया स्कीम लेके आई है ओडिशा गवर्नमेंट। कालिया की फुल फॉर्म क्या है, कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, प्रो फार्मर एंड प्रो पुअर स्कीम है, और फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाएगी एग्रीकल्चर में, किसानों का जो वेलफेयर है उसके लिए काम किया जाएगा कालिया स्कीम के अंतर्गत। होम मिनिस्ट्री एक गाइडलाइंस लेके आई है साइबर और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सभी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और डेटा कंपनीज हैं उनके लिए। और कहा है उन्होंने कि रॉ, IB, CBC, दिल्ली पुलिस चीफ, INA, सिग्नल इंटेलिजेंस और भी जो 10 एजेंसीज उन्होंने बताई हैं, इन सभी को जब भी डेटा की जरूरत हो, कोई भी ISP या डेटा कंपनी उनको डेटा देने से मना नहीं करेगी। हुआ क्या था कि काफी समय से आप देखते हैं कि मॉब लिंचिंग और टेररिज्म जैसी घटनाएं सोशल मीडिया वगैरह के अंतर्गत और इंटरनेट के थ्रू बढ़ती हैं, उन सभी पर रोक लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने इसका फैसला किया है, और ये काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी की अब खबरों की बात होगी, और वहीं पे बात होगी अब फेम इंडिया की। ये फेम इंडिया क्या है, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ये आप जानते हैं भारत का लक्ष्य, जो कि 2030 तक 30% चाहते हैं कि जो हमारे जो व्हीकल्स हैं वो कैसे हों, या तो हाइब्रिड हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक हों। 30% व्हीकल भारत के, उसके लिए काम शुरू करने की बात की आई थी जनवरी से, लेकिन अब उसका टाइमलाइन को बढ़ा के क्या कर दिया गया 31 मार्च, क्योंकि अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। 31 मार्च ही वो समय है जब हम इसका दूसरा वाला फेज शुरू करने की बात कर रहे थे। और इसका जो एम है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो उसको इलेक्ट्रिकल और हाइब्रिड मॉडल पर तैयार करना। पीपो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक रिपोर्ट दी है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, और कहा है भारत के अंदर 50% बढ़ोतरी हुई है पेटेंट्स की डिमांड्स के अंदर। तो काफी ज्यादा अच्छी बात कही जा सकती है ये इंडिया में। इंडो चाइना जो है, दोनों की दोनों कंट्रीज जो हैं वो एग्री हो गई हैं डोमेस्टिक करेंसी पर अपना व्यापार करने के लिए। इससे क्या हुआ, जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है हमारा, वो अच्छी तरह से उसमें रिकवरी होगी, इन्हांस होगा, और दोनों देशों का जो इकोनॉमिक कल्चर है, देखिए इंडिया और चाइना आपस में बहुत सबसे बड़े जो कहे जाते हैं निर्यातक और आयातक देश हैं, काफ़ी बड़ा इनका बिजनेस है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ ये मानी जा रही है, और भारत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अहम मानी जा रही है। और भारत ने इससे पहले जापान में भी इसी तरह से अपना जो सहयोग था वो उसकी बात की थी, जापान भी राजी हो गया था, अब चाइना भी राजी हो गया है, और भारत इसी तरह से कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरेबिया हो गया, रशिया हो गया, ईरान जैसी कंट्रीज जिनसे हम बहुत ज़्यादा आयात करते हैं, वो सब अगर हमारे इंडियन रुपीज़ को लें, हमें डॉलर ना खरीदना पड़े, सोना खरीद के उन्हें ना देना पड़े, तो फिर कितनी अच्छी बात होगी, कोई हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और हमारे करेंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आइए बात कर लेते हैं एक्सीड स्पेस की, जो कि पहली प्राइवेट फर्म है जिसने अपना प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट स्पेसएक्स के थ्रू लॉन्च किया है, जो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। RBI जो है उसने करंट अकाउंट डेफिसिट पे बात की है, और RBI ने कहा है कि जो आपका CAD था करंट अकाउंट डेफिसिट वो 2.9% हो चुका है पिछली साल, जो कि 1.1%, तो ये चिंता की बात है। और जब उनसे रीजन पूछा गया तो उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट, उसकी वजह से हमें ये दिक्कत आई है। GM क्रॉप से बात आई है, और कहा गया है ये आर्टिकल के अंतर्गत कि ये इंडिया में पूर्णतः फेल है। फेल क्यों है, पहले तो होता क्या है GM क्रॉप्स के लिए मैं बता दूं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्रॉप्स होती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, और इनके लिए कहा जाता है कि सस्टेनेबल फूड और न्यूट्रिशन दोनों ही इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें बताया गया था कि आप अगर इसको लेके आएंगे इंडिया के अंदर, इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हालांकि जो स्वामीनाथन कमीशन था उसने इसको लास्ट चॉइस बताया था कि जब आपके पास कुछ भी ना बचे तब आप GM क्रॉप्स को लेके आए, लेकिन फिर भी सरकार ने कोशिश की थी कि चलिए लेके आते हैं, लेकिन सरकार ले तो आई, लेकिन कोई भी इसके लिए सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई। इम्प्रॉपर इसकी जीन मिक्सिंग थी, जो जीन्स थे उनकी जो मिक्सिंग थी, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है तो दो बेस्ट जीन दिए जाते हैं, उनको मिक्स किया जाता है ताकि और ज़्यादा उन्नत तरह की फसलें हों, वो इसके अंदर नहीं हो पाई। और जो नो यूज़ फॉर पुअर और मार्जिनल, देखिए पुअर मार्जिनल तक तो ये चीज़ें पहुंच ही नहीं पाई ना, इसके बेनिफिट हैं उसमें वो लोग ट्रेंड तो है नहीं,
उनको जो ट्रेनिंग की जरूरत थी, उनको जो पैसे की जरूरत थी, उनको किस तरह से लगाना है, किस तरह से यूज़ करना है, उनको पता ही नहीं था। तो इसका जो फायदा था उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। पहले तो बीज भी काफ़ी कम उन लोगों को मिला था। 24वें गवर्नर उर्जित पटेल ने रिजाइन कर दिया, उनकी जगह ली 25वें गवर्नर आरबीआई के शक्तिकांत दास जी ने। अगले 3 साल के लिए हमारे होंगे आरबीआई के गवर्नर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी वो बदल गए हैं, वो हो गए हैं अब कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, जो कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में पहले थे हैदराबाद में, वहाँ पर प्रोफेसर थे, और अब करेंगे आपके आर्थिक सलाह देंगे आपके भारत को। अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई की चेयरपर्सन जो थी, वो अब हो गई हैं स्विफ्ट की चेयरपर्सन भी। और अब ये स्विफ्ट क्या होता है, जो डेटाइजेशन का काम है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया का, वो कौन लेता है, हमारा स्विफ्ट, और उसकी चेयरपर्सन कौन होंगी अब, अरुंधति भट्टाचार्य जी। इंडिया पोस्ट लॉन्च ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट अभी क्या है, इंडिया की जो पोस्ट है उसने लॉन्च की है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जैसे विलेज मैन होते हैं, विलेज वर्कमैन होते हैं, और जो क्राफ्टमैन होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। आप जानते हैं मिट्टी से या मेटल से, आप देख सकते हैं अगरबत्ती जैसी चीज़ें भी बनाते हैं वो लोग, लेकिन ये उनकी प्राइस हैं उनको नहीं मिल पाते हैं। तो वो अब उनको उनके प्राइस अच्छे से मिले हैं, तो उसके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट लेके आ रही है। किसान क्या करेंगे, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको उस पर डाल देंगे, उसका कोई ऑर्डर आएगा तो स्पीड पोस्ट के थ्रू वो जो हमारी इंडियन पोस्ट है उसको लेके कहीं पे भी पोस्ट कर देगी, कहीं पे भी ले जाएगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आया है, लोकसभा ने इसको पास कर दिया है। और इसमें क्या होगा, लास्ट विंटर सेशन में आया था और कहा ही जा रहा था 1986 के जो लॉज है उनको बदला जाना चाहिए। जागो ग्राहक जागो जागो से हमें थोड़ा सा और आगे आना चाहिए, और इसीलिए हमने क्या किया, प्रोवाइड किया जाएगा अब नए रूल के अंतर्गत एडवाइजर, मीडिएटर और काउंसलर को भी। एडवाइजर, आपको ये नहीं पता होता था कि आप शिकायत कहाँ करें, तो उसके लिए एडवाइजर, अगर कोई ज़्यादा विवाद बढ़ गया तो उसके लिए मीडिएटर, काउंसलर, जैसे मान लीजिए आपको किस तरह से उस पूरी कंडीशन को डील करना है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे करेंगे बात। और फॉल्स कंप्लेंट अगर कोई भी करता है तो उसके लिए किस तरह के पनिशमेंट दिए जाएंगे, उसका भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वाले में नहीं था। आइए बात कर लेते हैं थोड़े से और इकोनॉमी पर जुड़े हुए करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर देखिए, आरबीआई ने 6 कंपनियों को चुना है जिसमें इन्फोसिस और विप्रो शामिल हैं, और इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, जो आपका लोन लेते हैं लोग, जो पब्लिक में होता है, उसकी रजिस्ट्री की जाएगी ऑनलाइन, यानी कि डेटा इस फॉर्म में। और जो सेंट्रल डेटा है सेबी का, कॉर्पोरेट, यूएसटीएन वगैरह का, वो भी ये 6 कंपनी मदद करेंगी आरबीआई की उसको मैनेज करने में। आरबीआई कैपिटल फ्रेमवर्क एंड ऑफिशियल्स विमर जनरल पैनल इसके लिए बनाया गया है। क्यों ताकि ये अपनी रिकमेंडेशन दे, गाइडलाइन दे, डिज़ाइन करे ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके जरिए रिकवरी हो सके, बफर सिचुएशन जब हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा मदद हो। इट इज़ ऑल्सो टू हेल्प आउट विद द बैलेंस शीट। देखिए काफ़ी समय से ट्विन बैलेंस शीट की दिक्कत है आरबीआई झेल रही है। ट्विन बैलेंस शीट क्या होता है कि उसके अंतर्गत दोनों तरह से आरबीआई को दिक्कत होती है। अगर वो लोन रोक लेते हैं तो, और लोन दे देते हैं तो उस तरह से कैसे निपटा जाए, उसके लिए भी इस पैनल को लगाया गया है। आरबीआई ने कूलिंग ऑफ पीरियड दिया है इसके ऑफिशियल्स को। होता क्या था कि इसके ऑफिशियल्स मान लिया हायर पोस्ट पर ऐसे पहुंचते थे तो अपनी जिम्मेदारियों से हटकर वो लोग कहीं और ऑर्गेनाइजेशन चले जाते थे और वहां पर सीईओ जैसी पोस्ट ले लेते थे। अब क्या इन्होंने कह दिया कि आप किसी भी कंपनी के सीईओ नहीं होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जब तक कि आपने रिटायरमेंट के 3 साल बाद तक। तो ये इन्होंने कूलिंग ऑफ पीरियड दिया है ताकि उनके ऑफिशियल्स हैं वो एक जागरूक फॉर्म में काम करते रहें। डीआईपीपी न्यू गाइडलाइन लेके आई है ई कॉमर्स के लिए एफडीआई में। देखिए अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज होती थी उनके लिए है, इंपॉर्टेंट है ये। स्ट्रिक्ट रूल लेके आई है, सेलिंग एंड हैव टू गिव द इक्वल एडवांटेज टू वेंडर्स। सभी को ऐसा होता था कि आप इक्वल एडवांटेज नहीं देते थे सभी वेंडर्स को, तो कहा गया है कि आप सभी को इक्वल एडवांटेज देंगे। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उन वो जो चीज़ें हैं उनको दिखाने में, या उनकी जो प्रोडक्ट है उनके प्रमोशन के लिए आप सभी को बराबर तौर पर दिखाएंगे अपनी वेबसाइट पर, अपने प्लेटफॉर्म पर। दूसरी चीज़ ये, कोई भी एक्सक्लूसिवनेस नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अमेजन कोई चीज़ बेच रही है, ईबे कोई चीज़ बेच रही है, या फ्लिपकार्ट कोई चीज़ बेच रही है तो सिर्फ उसी की वेबसाइट पर मिले, किसी और साइट पर नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और कहा गया है कि जो कैशबैक का आपके प्रावधान है उनको और ज़्यादा क्लियर करें, किस तरह से आप कैशबैक देते हैं उसको और ज़्यादा आपको क्लियर करें और लोगों को आसानी से वो मिल जाना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। यहाँ पे हमने बात की आपके जो गवर्नमेंटल और जो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स थे। बाकी करंट अफेयर मैं आपको अभी दे दूंगा थोड़ी ही देर में, तो जल्दी से इस चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने कैश को कराया है वो, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो करंट अफेयर्स में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के तीनों के महीनों के हो चुके हैं। अब जनवरी से शुरू हो जाएंगे करंट अफेयर्स। बाकी क्या आप कहेंगे तो मैं और चीज़ें से जुड़ता हूँ। जय हिंद, जल्दी ही सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच।